अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। व्यक्ति के लिंग के निर्धारण में आनुवांशिकी सहायता करती है, यानी जेनेटिक्स सहायता करती है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स जो व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करते हैं, यानी ऐसे गुणसूत्र जो व्यक्ति के लिंग को निर्धारित करते हैं, लिंग गुणसूत्र सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। लिंग गुणसूत्र दो प्रकार के होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र कहलाता है और दूसरा वाई गुणसूत्र कहलाता है। नर में एक्स गुणसूत्र और वाई गुणसूत्र होता है और इसका अर्थ है कि आधे नर युग्मकों अथवा आधे शुक्राणुओं में एक्स गुणसूत्र होंगे और दूसरे आधे में वाई गुणसूत्र होंगे। मादा में दो एक्स गुणसूत्र परंतु वाई गुण एक भी नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि अंडाणुओं नामक सभी मादा युग्मकों में केवल एक्स गुणसूत्र होता है। जैसे यहाँ चित्र से साफ दिख रहा है, पुरुष पे एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, नारी में एक्स एक्स। तो ये जब शुक्राणु के रूप में बनेंगे तो ये एक्स और वाई नाम के युग्मक बनेंगे शुक्राणु में, और ये युग्मक बनेंगे अंडाणु में, तो एक्स एक्स बनेंगे। अब एक्स शुक्राणु का अगर एक्स से निषेचन होगा तो एक्स एक्स, और अगर वाई का एक्स से होगा तो एक्स वाई। तो एक्स का एक्स से होगा तो मादा और एक्स का वाई से होगा तो नर होगा। तो 50% चांस होते हैं नर होने के और 50% मादा होने के। तो लिंग का निर्धारण गुणसूत्रों पर निर्भर करता है कि संतति का जन्म एक्स शुक्राणु से हुआ है कि वाई से हुआ है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि निषेचन होने पर क्या होता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाई शुक्राणु अंडाणु जो एक्स गुणसूत्र वहन करता है का निषेचन करता है, उत्पन्न शिशु एक लड़की होगी। कारण यह है कि शिशु में लिंग गुणसूत्र का एक्स एक्स संयोजन होगा। यदि वाई गुणसूत्र वाली शुक्राणु का अंडाणु जो एक्स गुणसूत्र को वहन करता है का निषेचन करता है तो उत्पन्न शिशु एक लड़का होगा। कारण यह है कि शिशु में लिंग गुणसूत्रों का एक्स वाई संयोजन होगा। अगला पढ़ेंगे विकास यानी इवोल्यूशन। जीवन के प्रारंभ से सतत परिवर्तनों द्वारा यानी लगातार परिवर्तनों द्वारा पूर्ववर्ती जीवों से नए जीवों के उत्पन्न होने को विकास कहते हैं। यानी पूर्ववर्ती पीढ़ियों से नए जीवों के विकास होने को ही नए जीवों को उत्पन्न होने को ही विकास कहते हैं। और विकास में नए नए लक्षण भी होने चाहिए जो संतति के उत्तरजीविता के लिए बहुत ही उपयोगी हों। एक दृष्टांत पढ़ेंगे, एन इलस्ट्रेशन। 12 लाल भृंगों का एक समूह है और वे हरी पत्ती वाली झाड़ी में रहते हैं। उनकी समष्टि लैंगिक प्रजनन द्वारा ही वृद्धि करती है, ये मान के चलना है, तथा विभिन्नताएं उत्पन्न हो सकती है। कौवे भृंगों को खाते हैं। कौवे जितने भृंग खाएंगे उतने कम भृंग जनन के लिए उपलब्ध होंगे। प्रथम स्थिति में हमें 3 स्थितियां दी गई हैं। प्रथम स्थिति में जनन के दौरान एक रंग की विभिन्नता का उद्भव हो सकता है, जिससे समष्टि में लाल के स्थान पर एक हरा भृंग दिखाई देता है। हरा भृंग अपनी संतति को वंशागत यानी आहरित करता है, जिसके कारण इसकी सारी संतति का रंग हरा होगा। और कौवे हरी पत्ती की झाड़ियों में हरे भृंगों को नहीं देख पाते, अतः उन्हें खा नहीं पाते, तो हरे भृंगों की संतति का शिकार नहीं होता है, जबकि लाल भृंग की संतति लगातार शिकार होती रहती है। फलस्वरूप भृंगों की समष्टि में लाल भृंगों की अपेक्षा हरे भृंगों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये हमारा बिल्कुल विकास है और इससे विकास से संतति को लाभ हो रहा है। इस तरीके के जो डीएनए में जो चेंज जिससे संतति को लाभ हो रहा है, यही आपका जैव विकास बनता है। ठीक है, दूसरी परिस्थिति में लाल रंग के समय एक रंग की विभिन्नता का उद्भव होता है, परंतु इस समय भृंग का रंग लाल के स्थान पर नीला है। यह भृंग भी अपनी रंग अगली पीढ़ी को वंशानुगत कर सकता है। फलस्वरूप इस भृंग की सारी संतति नीली हो जाती है और कौवे नीले लाल भृंगों को हरी पत्तियों में पहचान कर उन्हें खा सकते हैं। यानी इसमें रंग बदलने का कोई फायदा नहीं हुआ। इस स्थिति में एक हाथी वहां आता है और उन झाड़ियों को रौंद देता है जिसमें ये भृंग रहते हैं। इससे बहुत से भृंग मारे जाते हैं और संयोग से कुछ नीले भृंग बच जाते हैं।
उनकी समष्टि धीरे धीरे बढ़ती है, परंतु इसमें अधिकतर भ्रंग नीले हैं और इस दुर्घटना की वजह से उनको कोई फायदा नहीं हुआ है, हालांकि नीले बच गए हैं। उपरोक्त स्थिति दर्शाती है कि रंग की विभिन्नता कोई उत्तरजीविता का लाभ नहीं देती। वास्तव में यह मात्र संयोग था कि दुर्घटना के कारण एक रंग की समष्टि बच गई, जिससे समष्टि का स्वरूप बदल गया। यदि भृंगों की समष्टि का आकार बड़ा होता तो हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अतः छोटी समष्टि में दुर्घटनाएं किसी जीव की आवृत्ति को प्रभावित कर सकती हैं, जबकि उनकी उत्तरजीविता हेतु कोई लाभ ना हो। यह अनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी को अनुवांशिक अपवाद कहते हैं, जो बिना किसी अनुकूलन के भी विभिन्नता उत्पन्न करता है। यानी इससे किसी को पीढ़ी को फायदा नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ विकास का काम हुआ है। तो इसे जैव विकास हम नहीं कह सकते, ये अनुवांशिक अपवाद है, क्योंकि इसमें डीएनए के परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन समष्टि को इसका कोई भी फायदा नहीं मिल पाया है। इसी को अनुवांशिक अपवाद का सिद्धांत कहते हैं। तीसरी स्थिति में यदि झाड़ियों में कोई पादप रोग लग जाता है तो भृंग अल्प पोषित रह जाते हैं, यानी ढंग से खाना नहीं खा पाते हैं, क्योंकि भृंगों के लिए पत्तियां कम रह जाती हैं, जिससे कि भृंग के औसत भार में अपेक्षाकृत कमी आती है। और कुछ वर्षों के बाद इस दुर्भिक्ष की स्थिति में, यानी भूख की कमी से, भृंगों की कुछ पीढ़ियों के उपरांत जब पौधों का रोग समाप्त हो जाता है और भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो जाती है, तब भृंगों में भारी संख्या में वृद्धि होती है। इसके अंदर डीएनए में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन इससे भृंगों को कोई लाभ भी नहीं हुआ है। इसको हम जैव विकास कह सकते हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना है यहाँ से उपार्जित और अनुवांशिक लक्षण। किसी जीन का लक्षण जो वंशानुगत नहीं होता परंतु पर्यावरण की अनुक्रिया में विकसित होता है, उपार्जित लक्षण कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि भृंग काफी समय तक पर्याप्त भोजन नहीं कर पाता है तो उसका भार भूखमरी के कारण कम हो जाता है, यानी वजन कम हो जाता है। इस भृंग का अल्प भार भृंग का एक उपार्जित लक्षण है, जो अपने जीवन में उसने अर्जित किया है, जिससे अपर्याप्त भोजन के पर्यावरण की अनुक्रिया में उपार्जित किया जाता है। भृंग का अल्प भार केवल उनके शरीर के अजनन कोशिकाओं में परिवर्तनों के कारण पाया जाता है। किसी जीव के उपार्जित लक्षणों को उनकी भावी या आगामी पीढ़ियों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वे जनक जीव की जनन कोशिकाओं अथवा युग्मकों में उत्पन्न जीनों या डीएनए में कोई परिवर्तन नहीं करते। किसी जीव का लक्षण जो उसमें उसके जनकों से स्थानांतरित होता है, वंशानुगत लक्षण कहलाता है। उदाहरणार्थ, लाल भृंगों की एक आबादी है, परंतु प्रजनन के दौरान रंग विविधता उत्पन्न होती है, जिससे कि एक भृंग रंग में हरा लाल के स्थान पर हरा हो जाता है। तो भृंग का यह हरा रंग एक वंशानुगत लक्षण है जो उनके जनकों से स्थानांतरित हुआ है। किसी जीव के वंशागत लक्षण उनकी भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित हो सकते हैं, क्योंकि वे जनक जीवों के जनन कोशिकाओं अथवा युग्मकों में उपस्थित जीनों या डीएनए में परिवर्तन द्वारा हुई हैं। तो ऐसे परिवर्तन जो जीव के डीएनए में परिवर्तन नहीं करते, बस उसके जीवन काल को ही प्रभावित करते हैं, तो वो आपके उपार्जित लक्षण हैं। और ऐसे परिवर्तन जो जीव के डीएनए में परिवर्तन के फलस्वरूप हो जाते हैं, वो आनुवांशिक लक्षण होते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नया टॉपिक पढ़ेंगे, जाति उद्भव यानी स्पेसिफिकेशन। तो जाति उद्भव क्या होता है, यहाँ से हम पढ़ेंगे। प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया को जिसमें वर्तमान जातियों से नई जाति उत्पन्न हो जाती है, उसे जाति उद्भव यानी स्पेसिफिकेशन कहते हैं। अधिकांश प्रकरणों में नई जातियां उत्पन्न होती हैं जब एक ही जाति की जनसंख्या दो पृथक समूहों में विभाजित हो जाती है, जो बाद में अवरोधकों जैसे पर्वतमालाओं, नदियों अथवा समुद्र द्वारा भौगोलिक रूप से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जनसंख्या के दो समूहों का भौगोलिक अलगाव उनके जनन अलगाव को बढ़ावा देता है, क्योंकि उनके बीच जीवों का कोई आदान प्रदान नहीं हो पाता है। तथापि विलगित जनसंख्या के अंतर्गत प्रजनन जारी रहता है, जिससे अधिकाधिक पीढ़ियां उत्पन्न होती हैं। कई पीढ़ियों के बाद आनुवंशिकता विचलन यानी जीन आवृत्ति में बेतरतीब परिवर्तन की प्रक्रिया यानी आनुवंशिक विचलन की प्रक्रिया और प्राकृतिक वर्ण जनसंख्या के दो विलगित समूहों में
भिन्न तरीकों से प्रभाव डालते हैं और उन्हें एक दूसरे से अधिकाधिक भिन्न बना देते हैं। हजारों वर्षों बाद जनसंख्या के इन विलगित समूहों के सदस्य इतने भिन्न हो जाते हैं कि यदि उनका मिलना भी होता है तो वे एक दूसरे के साथ प्रजनन करने में अयोग्य हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अब दो नई जातियां उत्पन्न हो गई हैं। कहानी ये है कि कुछ मान लो भृंग है, साथ में रहते हैं, तो कुछ भृंग जो थे वो मान लो अलग हो गए और ये इतने अलग हो गए कि इन्हें कोई कौवा उड़ा के कोई पहाड़ नदी के दूर ले गया। अब कई सालों बाद जब ये आपस में मिलेंगे दोबारा भृंग, तो इनके जो डीएनए में इतना बदलाव हो गया होगा कि ये आपस में जनन करने की क्षमता खो चुके होंगे। तो इस प्रकार से कहा जाएगा कि ये नई नई जाति का उद्भव है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विकास एवं वर्गीकरण, इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। बाह्य आकृति अथवा व्यवहार का विवरण अभिलक्षण कहलाता है। दूसरे शब्दों में विशेष स्वरूप या विशेष प्रकार अभिलक्षण कहलाता है। उदाहरण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है। जिन स्पीशीज के मध्य अधिक अभिलक्षण समान होंगे उनका संबंध भी उतना ही निकट होता है। एक भाई तथा बहन अति निकट संबंधी हैं। उनसे पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता की संतति हैं। देखो, ये कह रहा है कि एक भाई और बहन अति निकट संबंधी हैं, उनमें पहली पीढ़ी में उनके पूर्वज समान थे, अर्थात वे एक ही माता पिता की संतति हैं। लड़की के चचेरे या ममेरे भाई बहन भी उससे संबंधित हैं, परंतु उनके अपने भाई से कम। इसका मुख्य कारण यह है कि उनके समान पूर्वज की पीढ़ी पहले की है, ना कि एक पीढ़ी पहले की। तो यह स्पष्ट करता है कि जब दो जातियों में निकट संबंध है तो ये कहा जाता है कि उनके निकट पूर्वज भी समान थे। विभिन्न प्रकार के जीवों को उनके अंदर पाई जाने वाली समानताओं और असमानताओं के आधार पर समूहों में रखने की प्रक्रिया वर्गीकरण कहलाती है। यानी समानता और असमानता के आधार पर जीवों को बांटना वर्गीकरण कहलाता है, क्लासिफिकेशन। स्पीशीज या जीवों का वर्गीकरण उनके विकास के संबंधों का प्रतिबिंब है। वर्गीकरण करने से ही हम विकास के संबंध का पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विकासीय संबंध खोजना। विकासीय संबंध खोजना, ट्रेसिंग इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। विभिन्न वर्गों के जीवों के अंगों में मूलभूत समानताएं समान पूर्वज की ओर इंगित करती हैं। मतलब कुछ जीवों में उनके अंगों को देखें तो उनके अंगों को मिलाने पर वो सेम दिखती हैं, तो इसका मतलब उनके पूर्वज में समान लगते हैं। इसमें पहला है जैसे होमोलोगस ऑर्गन यानी समजात अंग। विभिन्न वर्गों के जीवों के वे अंग जो कि संरचना और विकास में समान हैं लेकिन भिन्न भिन्न काम करते हैं, यानी कार्य उनके अलग अलग हैं, संरचना समान है, तो उसे समजात अंग कहते हैं। जैसे मेंढक के अग्रपाद, पक्षियों के पंख, मनुष्य के हाथ। तो यहाँ मेंढक, छिपकली, पक्षी और हाथ, इनकी संरचना देखोगे तो इनकी संरचना देखने में समान है लेकिन इनके कार्य करने का ढंग अलग अलग है, तो ऐसे अंगों को समजात अंग कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से पढ़ेंगे अवशेषी अंग। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी दिखाई पड़ती हैं या ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। इन संरचनाओं को अवशेषी अंग कहते हैं, यानी वेस्टिगियल ऑर्गन। उदाहरण के लिए कर्णपल्लव की पेशियां, कृमि रूपी परिशेषिका, पुच्छ कशेरुक और निमेशक पटल। तो आँखों में जो निमेशक झिल्ली है ये अब कम हो गया है लोगों में, तो यानी ये अवशेषी अंग है। ऐसी हमारे बड़ी आंत में यहाँ पे कृमि रूपी परिशेषिका है, तो इसका भी उपयोग खत्म हो गया है। पहले मनुष्य सेल्यूलोज को पचा पाता था इसी के माध्यम से, अब ये नहीं पचा पाता है, और नहीं पचाने की वजह से ये किसी का बड़ा हो जाता है तो अपेंडिक्स नामक रोग हो जाता है। ठीक है, जिसको फिर ऑपरेशन से ठीक किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे समवर्ती यानी समरूप अंग, यानी एनालोगस ऑर्गन्स। समवर्ती अंग विभिन्न वर्गों के जीवों में पाए जाने वाले वे अंग हैं जो कि समान क्रिया करते हैं लेकिन संरचना और विकास में भिन्न भिन्न हैं। मतलब ऐसे अंग जो जिनके कार्य तो समान है लेकिन उनकी संरचना भिन्न भिन्न है, तो इन्हें बोलते हैं समवर्ती या समरूप अंग।
पक्षी और कीट के पंख, चमगादड़ और पक्षी के पंख। तो इससे पता चलता है कि ये काम तो सेम करते हैं लेकिन संरचना अलग अलग है। तो यानी इनके जो पूर्वज हैं वो भिन्न भिन्न रहे होंगे। ठीक है, इससे पता चलता है। इसके बाद हमारे को थोड़ा सा टॉपिक और बच जाता है जिसमें है जीवाश्म यानी फॉसिल्स के बारे में पढ़ना। मृत प्राणियों अथवा पौधे जो सुदूर अतीत में जीवित थे यानी जो पहले जीवित थे के अवशेषों या छापों को जीवाश्म कहा जाता है। उनकी जो बचे हुए हड्डियां हैं, अवशेष हैं, उन्हीं को जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म विकास के पक्ष में परमाणु उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म पक्षी दिखता तो पक्षी की भांति है, परंतु इसमें कई दूसरे लक्षण होते हैं जो सरीसृपों यानी सांपों में पाए जाते हैं या रेंगने वाले प्राणियों में पाए जाते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स में पक्षियों के समान परदार पंख होते हैं, परंतु दांत और पूंछ सरीसृपों के समान होते हैं। आर्कियोप्टेरिक्स इसलिए सरीसृपों और पक्षियों के बीच की एक संयोजी कड़ी है और इस कारण संकेत करती है कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। अतः जीवाश्म उपलब्ध कराते हैं कि वर्तमान प्राणी या पौधे पूर्व में उपस्थित प्राणियों या पौधों से सतत विकास की क्रिया द्वारा उत्पन्न हुए हैं। यानी पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, इसकी जानकारी हमें जीवाश्म से हुई है। पढ़ेंगे विकास के चरण। वास्तव में पंख की तरह आँख भी एक व्यापक अनुकूलन है। यह कीटों में पाई जाती है। उसी प्रकार ऑक्टोपस तथा कशेरुकी में भी तथा आँख की संरचना इन सभी जीवों में भिन्न है। इसका मुख्य कारण अलग अलग विकासीय उत्पत्ति है। साथ ही एक परिवर्तन जो एक गुण के लिए उपयोगी है कालांतर में किसी अन्य कार्य के लिए भी उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के लिए पर यानी पंख जो संभवतः ठंडे मौसम में ऊष्मारोधन के लिए विकसित हुए थे, कालांतर में उड़ने के लिए भी उपयोग किए गए। वास्तव में कुछ उड़ने में समर्थ नहीं थे, तो बाद में वे संभवतः पक्षियों ने परों को उड़ने के लिए अपनाया। डायनासोर सरीसृप थे, अतः निष्कर्ष निकलता है कि पक्षी बहुत निकटता से सरीसृपों से संबंधित हैं। उसके बाद हम यहाँ पे विकास के चरण में जंगली गोभी से विकास के बारे में जानेंगे कि जंगली गोभी से ही इतने सारे फूल गोभी, पत्ता गोभी का विकास हुआ है। गांठ गोभी, फूल गोभी, ब्रोकोली, पत्ता गोभी, लाल गोभी, केल, इस सब का विकास एक जंगली गोभी से ही हुआ था। बहुत अधिक दिखने वाली संरचनाएं एक समान परिकल्प से विकसित हो सकती हैं। 2000 वर्ष पूर्व से मनुष्य जंगली गोभी को एक खाद्य पौधे के रूप में उगाता था तथा उसे चयन द्वारा इससे विभिन्न सब्जियां विकसित की, परंतु यह प्राकृतिक वर्ण ना होकर कृत्रिम चयन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। कुछ किसान इसकी पत्तियों के बीच की दूरी को कम करना चाहते थे, जिससे पत्ता गोभी का विकास हुआ जिसे हम खाते हैं। कुछ किसान पुष्पों की वृद्धि को रोकना चाहते थे, अतः ब्रोकोली विकसित हुई अथवा बंद पुष्पों से फूल विकसित हुई। कुछ ने फूले हुए भागों का चयन किया, अतः गांठ गोभी विकसित हुई। कुछ ने केवल चौड़ी पत्ती को ही पसंद किया तथा केल नामक सब्जी का विकास किया। जनन के दौरान डीएनए में होने वाले परिवर्तन विकास की आधारभूत घटना है। यदि यह सत्य है तो विभिन्न स्पीशीज के डीएनए की संरचना की तुलना से हम सीधे ही इसका निर्धारण कर सकते हैं कि इन स्पीशीज के उद्भव के दौरान डीएनए में क्या क्या और कितने परिवर्तन आए। विकासीय संबंध स्थापित करने में इस विधि का व्यापक स्तर पर प्रयोग हो रहा है। विकास को प्रगति के समान नहीं मानना चाहिए। जैव विकास के सिद्धांत का अर्थ कोई वास्तविक प्रगति नहीं है। विविधताओं की उत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा उसे स्वरूप देना मात्र ही विकास है। जैव विकास में प्रगति की यदि कोई प्रकृति दिखाई पड़ती है तो वह है समय के साथ साथ शारीरिक अभिकल्प की जटिलता में वृद्धि। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि पूर्व यानी प्राचीन अभिकल्प अदक्ष है यानी खराब है। अनेक अति प्राचीन और सरल अभिकल्प आज भी अस्तित्व में हैं। वास्तव में सरलतम अभिकल्प वाला एक समूह जीवाणु विषम पर्यावरण जैसे उष्ण झरने और गहरे समुद्र के गर्म स्रोत तथा अंटार्कटिका की बर्फ में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार मानव जैव विकास के शिखर पर नहीं है, वरन जैव विकास श्रृंखला में उत्पन्न एक और स्पीशीज है। विकास को निम्न
अभिरूप से उच्चतर अभिरूप की प्रगति नहीं कहा जा सकता। यानी मानव जो है अभी विकास में आगे नहीं है, मानव से भी विकसित जीव हो सकते हैं जो किसी भी अनुकूल परिस्थितियों में भी जीवित रहने की क्षमता रखते हैं। अगला है मानव विकास। मानव विकास के अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया जाता है: उत्खनन, एक्सकेवेटिंग, समय निर्धारण, टाइम डेटिंग, जीवाश्मों का अध्ययन, स्टडिंग ऑफ फॉसिल्स, डीएनए अनुक्रमण का निर्धारण, डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस। प्रजातियों को पहचानने का आसान तरीका त्वचा का रंग है। हम सभी का उद्भव अफ्रीका से हुआ है। आधुनिक मानव स्पीसीज होमो सेपियंस के सर्वप्रथम प्राचीनतम सदस्यों को वहीं पर खोजा जा सकता है। हमारे आनुवंशिक छापों को कालगर्त में अफ्रीकी मूल में ही खोजा जा सकता है। कुछ हजार वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका छोड़ दिया, जबकि कुछ वहीं रह गए। वहाँ के मूल निवासी पूरे अफ्रीका में फैल गए तथा उत्प्रवासी धीरे धीरे समूचे संसार में फैल गए, और इस ग्रह की अन्य स्पीशीज की तरह ही उनकी उत्पत्ति जैव विकास का एक घटना मात्र ही थी तथा वे अपना जीवन सर्वोत्तम तरीके से जीने का प्रयास कर रहे थे। तो इस चैप्टर में मतलब इस वाले टॉपिक में ये बताया है कि मानव का विकास भी धरती पर अफ्रीका में हुआ है, और वहाँ से जो मानव जो है अपने अपने विकास के लिए अलग अलग महाद्वीपों में जाके बस गया है, और मानव जो है उन सबका विकास होमो सेपियंस से हुआ है। ठीक है।